न्यू मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उस इंसान के लिए जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली होगी। पहली तेल मालिश की, आपने सुना है उससे बोन स्ट्रॉन्ग होती है। बेसन का उपटन लगाने की, उससे रंग खिला रहता है। और ये डिसीजन कि बेबी का मुंडन कब करवाना है फॉर थिकर हेयर ग्रोथ, ये भी आपने ले ही लिया होगा। इनमें से क्या जरूरी है, क्या फायदेमंद है और क्या सिर्फ एक रस्म है, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर जुशा भाटिया सरीन। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं न्यू दिल्ली, इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूबॉर्न की स्किन का कैसे ध्यान रखें इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज बेथिंग, पर डेली मत करो। आप इमेजिन करो, अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आपको पसीना भी नहीं आ रहा है, आप सिर्फ बेड में लेटे हो, थोड़ा बहुत आंख खोल के इधर उधर स्माइल पास कर लेते हो, तो क्या आपको रोज नहाने की जरूरत है? नहीं। सिमिलरली न्यूबॉर्न्स को रोज नहाने की जरूरत नहीं होती है। बच्चे के जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से बनना शुरू तो हो जाते हैं, लेकिन पैदा होने पर वो फुल्ली फंक्शनल नहीं होते। स्वेट ग्लैंड्स तो हैं बट वो काम नहीं कर रहे हैं अभी तक। हमारी बॉडी में 2 टाइप के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। एक होते हैं एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारी बॉडी में से पसीना छोड़ते हैं जिससे हमें ठंडक मिलती है, उन्हें हम एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। और वो फंक्शनल नहीं होते बर्थ पे, वो कुछ हफ्तों में फंक्शन होना शुरू होते हैं। और दूसरे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स में, अंडर आर्म्स में होते हैं जनरली, जो ओडर या स्मेल देते हैं। और ये प्यूबर्टी तक, मतलब 12-13 साल की उम्र तक फंक्शनल नहीं होते हैं। पर ये आपके लिए जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों को कूल डाउन करने के लिए उनके स्वेट ग्लैंड्स अभी एक्टिव नहीं है। उन्हें बहुत ज्यादा गर्म कपड़ों में अगर आप रखेंगे तो उन्हें सफोकेटेड फील होगा। इसीलिए समर्स के मौसम में उन्हें लाइट एरी क्लोथिंग में रखना है और थोड़ा बहुत कवर करके रखना है इन अ स्वेडल। गोल्डन रूल ये है कि आपको न्यूबॉर्न को सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार नहलाना है। बेस्ट टाइम है जब बच्चा रिलैक्स्ड फील कर रहा है, जैसे कि शाम का वक्त। और आपको बच्चों को सिर्फ कुनकुने पानी में, ल्यूकवार्म वाटर में, जिसका टेम्परेचर 37 to 38 डिग्रीज है, उसमें नहलाना है। अब आप ये चेक कैसे करेंगे? जनरली हम रेकमेंड करते हैं कि फिंगर टिप्स पे आप टच मत कीजिए, बिकॉज यहाँ से सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। आपको अपने एल्बो से चेक करके देखना है कि क्या ये पानी कुनकुना है। अगर ये आपके एल्बो पे कुनकुना फील होता है, उसी में बच्चे को नहलाना है। अगर ये आपके एल्बो के लिए बहुत हॉट है, इसका मतलब वो बच्चे के लिए बहुत हॉट है। और कुछ हाईटेक पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को परफेक्ट टेम्परेचर में नहलाना चाहते हैं तो बेबी बाथ थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 to 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई भी लिक्विड जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है इज टू हॉट फॉर द बेबी। कुछ बोनस टिप्स ये है कि जब आप पानी भर लेते हैं बच्चे के लिए तो प्लीज उसे स्वर्ल कीजिए अपने हाथ से, जिससे हॉट और कोल्ड टेम्परेचर्स जो है वो मिक्स हो जाएंगे। दूसरी बात, सबसे पहले टब में ठंडा पानी भरना है, गर्म पानी में ठंडा पानी नहीं भरना है, उससे स्प्लैशेस ऑफ हॉट वाटर आ सकते हैं आप पर, बच्चे पर। तो ठंडा पानी पहले भरिए और उसके अंदर गर्म पानी मिक्स कीजिए जब तक वो ल्यूकवार्म टेम्परेचर तक टर्न ना हो जाए। अब कितनी देर ने डाला है? 5 से 10 मिनट बस। जब आप अपने न्यूबॉर्न को टब में नहलाते हैं तो एक एंटी स्लिप मैट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वाटर का जो डेप्थ है वो 2 to 3 इंचेस ही होना चाहिए। इसके अलावा जो भी बेबी सोप आपने चूज किया है उसके 1-2 पंप लेके आप पानी में घुला सकते हैं। वो माइल्ड डिटर्जेंट का काम करेगा, जिससे बेबी की स्किन जो है वो एक्सेस ड्राई नहीं होगी। आपको स्पेशली बच्चे का नेक, आर्म पिट, जो भी फोल्डेड एरियाज है, प्राइवेट पार्ट्स, नैपी एरिया, इनको अच्छे से क्लीन करना है विद क्लेंजर मिक्स्ड वाटर या फिर डायरेक्ट क्लेंजर। उसके बाद जब आप बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं तो उन्हें सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से या माइक्रोफाइबर टॉवल से पैड करना है, उसे रब नहीं करना है, स्पेशली उनकी डेलिकेट स्किन जो अंडर आर्म्स पे, नेक पे या प्राइवेट पार्ट्स में होती है वहां पर। जैसे ही आपने बच्चे को ड्राई किया, 1-2 ड्रॉप्स मॉइस्चराइजर लेके पूरे स्किन पे लगाना है, जिससे वाटर जो है वो लंबे समय तक उनकी स्किन में टिका रहेगा। अब बच्चों के लिए कैसे आप चूज कर सकते हैं कि परफेक्ट सोप क्या है या बॉडी वॉश क्या है? मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बच्चों की जो स्किन होती है वो अडल्ट से 5 टाइम्स थिनर होती है, ज्यादा सेंसिटिव होती है, रैश प्रोन होती है। तो कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ जो आपको एक क्लेंजर या बॉडी सोप में चेक करना है टू चूज द राइट वन फॉर योर चाइल्ड। सबसे पहला कि उनका जो प्रोडक्ट है वो माइल्ड और हाइपो एलर्जेनिक लेबल्ड होना चाहिए। इसका मतलब उसमें एलर्जी करने के पोटेंशियल बहुत कम है। कोई भी फ्रेग्रेंस या खुशबूदार साबुन या बॉडी वॉश अपने बच्चों पे इस्तेमाल नहीं करना है। फ्रेग्रेंसेस आर एक्सट्रीमली एलर्जेनिक और वो रैशेस के चांसेस को बढ़ाती हैं। अगर आप बेदिंग बार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ऐसे सोप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सोप फ्री लेबल्ड होंगे, जिन्हें हम सिंडेट बार्स भी कहते हैं।
हैं। दूसरा, आपको एक ऐसे साबुन का इस्तेमाल करना है जो लेबल्ड है pH 5.5, जो आइडियल होता है बेबी के pH से। ये माइल्ड होता है उनकी स्किन के लिए। अगर आपके सोप में ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे एलोवेरा, शिया बटर, कोकोनट ऑयल, ओट एक्सट्रैक्ट्स, तो ये और बेहतर है। हमेशा फॉर्मूला टीयर फ्री लेबल्ड होना चाहिए और कोई भी हार्श केमिकल्स जैसे कि SLS या सल्फेट, पैराबेन्स, अल्कोहल्स, डाइज, फ्रेग्रेंसेस, ये आपकी बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए। अब कई पेरेंट्स का सवाल है कि हम अपने बच्चों को तेल मालिश कब दें, नहाने के पहले या नहाने के बाद। इंडिया में सबसे अच्छा वक्त है स्पेशली समर्स के मौसम में टू गिव ऑयल मसाज इज बिफोर द बाथ। इससे जो तेल है वो बच्चे के स्किन के अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा और उन्हें दिन भर चिपचिप या सफोकेटेड फील नहीं होगा। और बेदिंग से एक्सेस ऑयल जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं। जो बेबी के स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनकी पतले पतले जो डक्ट्स हैं, उनके पोर्स हैं, वो क्लॉग नहीं होंगे और बच्चे को हॉट या हीटेड फील नहीं होगा। मसाज देने से बच्चा काफी रिलैक्स्ड फील करता है और जिसकी वजह से आपका जो बाथ सेशन है वो थोड़ा फन या प्लेफुल होगा और बच्चे को नींद भी उसके बाद अच्छी आएगी। जैसे मैंने बताया, आपको बच्चों को नहलाने के बाद तेल मालिश नहीं देनी है। उसकी वजह से उनके पोर्स क्लॉग हो सकते हैं, उन्हें हीटेड या सफोकेटेड फील हो सकता है, ग्रीजी फील हो सकता है पूरे दिन और इसके कारण हीट रैशेज या घमौरिया भी हो सकता है बच्चों को। सबसे सेफ ऑयल कौन सा है बच्चों की मालिश करने के लिए? तो कोकोनट ऑयल या वर्जिन कोकोनट ऑयल सबसे सेफ होता है बच्चों के लिए। आपको नेचुरल कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल यूज करना है। कोकोनट ऑयल बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है, बॉडी पे बहुत ज्यादा ग्रीस नहीं छोड़ के जाता और उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, तो वो डायपर एरिया के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल भी समर्स में नहीं लगाना है, उससे काफी ज्यादा हीट रैशेस होते हैं। ऑलिव ऑयल जो काफी मदर्स यूज करती हैं, बस एज डर्मेटोलॉजिस्ट हम इंडिकेट करते हैं कि वो आप ना कीजिए, बिकॉज ऑलिव ऑयल से स्किन का जो बैरियर है वो डिस्टरप्ट होता है और इस पे काफी स्टडीज परफॉर्म हो चुकी हैं। कोई भी एरोमा थेरेपी या एसेंशियल ऑयल्स अगर आपको दिए जाते हैं बच्चों के लिए तो वो नहीं इस्तेमाल करने हैं। उनमें एलर्जेनिक पोटेंशियल हो सकता है, फ्रेग्रेंसेस हो सकते हैं, डाइज या कलर्स या एडिटिव्स हो सकते हैं जो बच्चे के लिए सेफ नहीं है। अब बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या हमें मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है अपने बच्चों के लिए? तो अगर बच्चे की ड्राई स्किन है, जो आपको फील होगी कि उनकी स्किन थोड़ी रूखी महसूस हो रही है, तब मॉइस्चराइजर लगाने से उनकी स्किन काफी हाइड्रेटेड और स्मूथ फील करेगी, उनको इचिंग कम होगी, डिस्कम्फर्ट कम होगा। लेकिन अगर आपके न्यूबॉर्न की स्किन नॉर्मल फील करती है तो आप मॉइस्चराइजर अवॉइड भी कर सकते हैं। जब भी आप मॉइस्चराइजर चूज करते हैं तो वो भी फ्रेग्रेंस फ्री लेबल्ड होना चाहिए, माइल्ड हाइपो एलर्जेनिक लेबल्ड होना चाहिए और अगर उसमें भी शिया बटर, कोकोनट ऑयल ऐसी चीजें हैं तो वो आपके बच्चे के लिए और अच्छी हैं। अगर आपके बच्चे को रैशेज या रेड पैचेस या एक्जिमास बार बार होते हैं तो आपके डॉक्टर आपको ओटमील रिच या फिर शिया बटर रिच या फिर सेरेमाइड बेस्ड प्रोडक्ट देंगे, जो भी बहुत अच्छे होते हैं आपके बच्चों के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि डायपर्स कौन से इस्तेमाल करने हैं और डायपर एरिया की केयर कैसे करनी है। तो हमेशा कंपटीशन रहती है, डिस्पोजेबल डायपर्स अच्छे कि क्लॉथ डायपर्स अच्छे हैं। आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आपको कहेंगे क्लॉथ डायपर्स बेस्ट है, हमने भी अपने बच्चों के लिए वही इस्तेमाल किए थे। और जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि कन्वीनियंट है डिस्पोजेबल डायपर्स, उनसे बार बार क्लॉथ नैपी चेंज नहीं की जाती। तो सच क्या है? सो लेट्स ब्रेक इट डाउन साइंटिफिकली एंड प्रैक्टिकली। सो सबसे पहले बात करते हैं अब्सॉर्बेंसी की, मतलब अगर बच्चा पी कर रहा है या पूप कर रहा है तो कौन सा डायपर बेहतर अब्सॉर्ब करेगा। तो इसमें साफ जीत होती है डिस्पोजेबल डायपर्स की। डिस्पोजेबल डायपर्स अपने वजन से 20 गुना ज्यादा तक पानी को अब्सॉर्ब करके रख सकते हैं। डिस्पोजेबल डायपर्स में होता है सुपर अब्सॉर्बेंट पॉलीमर्स, जिसे हम SAP सैप्स कहते हैं और ये आपके बेबी की स्किन को ड्राई रखता है। दिस इज बेस्ट फॉर ओवरनाइट यूसेज या कभी आप बच्चों को बाहर ले जा रहे हैं तब आपको डिस्पोजेबल डायपर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे एक मदर को या फादर को भी एक अनइंटरप्टेड स्लीप मिल सकती है। क्लॉथ डायपर्स बहुत अच्छा अब्सॉर्ब नहीं करते हैं, आपको हर कुछ देर में उसे चेंज करना पड़ेगा और आपकी स्लीप काफी इंटरप्ट होगी, तो नाइट टाइम के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो अगर आप लेस लीकेज या ओवरनाइट ड्राइनेस चाहते हैं तो डिस्पोजेबल डायपर्स आपको यूज करने हैं। दूसरा, इनमें से कौन सी स्किन फ्रेंडली है और कौन से रैशेस को प्रिवेंट करते हैं, तो इसमें 50-50 जीत दोनों की होती है। क्लॉथ डायपर्स इस मामले में थोड़े बेटर हैं क्योंकि वो स्किन फ्रेंडली है, लेकिन अगर उन्हें टाइम टू टाइम चेंज नहीं किया जाए तो वो स्किन रैशेस कर सकते हैं। क्लॉथ डायपर्स में कोई भी केमिकल्स नहीं होते हैं। डिस्पोजेबल डायपर्स में फ्रेग्रेंसेस हो सकती हैं, एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स हो सकते हैं और किसी किसी बच्चे को ये रैश देते हैं। बट अगर आपने गीला क्लॉथ डायपर रहने दिया बच्चों पर वर्सेस डिस्पोजेबल डायपर, तो इस केस में गीला क्लॉथ डायपर इज वर्स देन हैविंग अ डिस्पोजेबल डायपर, क्योंकि गीले क्लॉथ डायपर जो आपका यूरिन है या जो पूप है उससे काफी ज्यादा रैशेस हो सकते हैं बच्चे की डेलिकेट स्किन पर। तीसरा, कॉस्ट इफेक्टिविटी, तो इसमें क्लियर विनर है क्लॉथ डायपर। ऐसा देखा गया है कि एक बच्चा 2500 to 3000 डायपर्स यूज कर सकता है अपने फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में। एक अच्छी क्वालिटी का डिस्पोजेबल डायपर विल कॉस्ट यू 10 to 30 रुपीज पर डायपर, तो आपकी कॉस्ट 30,000
से लेके 7 या 70 हजार तक जा सकती है एक साल में सिर्फ डायपर को लेकर। क्लॉथ डायपर्स आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। एक डायपर 150 से 1,500 रुपए तक का आता है, डिपेंडिंग आप कौन सी क्वालिटी का लेते हैं। मैक्सिमम आपको 18 से 20 क्लॉथ डायपर्स लगेंगे पूरे साल में, तो अबाउट 8 to 15,000 का खर्चा आता है इसमें। तो शॉर्ट टर्म के लिए डिस्पोजेबल डायपर ठीक है, ओवरनाइट यूजेज के लिए आप बाहर ले जा रहे हैं बच्चों को, लेकिन डेली यूजेज में क्लॉथ डायपर ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। चौथा, एनवायरमेंट पे किसका ज्यादा इम्पैक्ट है। इसमें भी क्लियर विनर है क्लॉथ डायपर्स, क्योंकि जो डिस्पोजेबल डायपर्स होते हैं उनको 500+ ईयर्स लगेंगे डिस्पोज होने में इनटू द एनवायरमेंट। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्लॉथ डायपर्स को बार बार वॉशिंग लगेगी, जिसमें वाटर और डिटर्जेंट्स यूज होंगे। तो क्लॉथ डायपर्स आर इको फ्रेंडली, लेकिन उन्हें तरीके से वॉश करना है, उन्हें फुल लोड्स में, लेस डिटर्जेंट में सन ड्राई करना है, तो इस तरीके से आप एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, तो न्यूबॉर्न के लिए या जो बच्चे जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए क्लॉथ डायपर्स का इस्तेमाल करना है। ओवरनाइट यूजेज के लिए आप डिस्पोजेबल डायपर्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे की स्किन रैश प्रोन है या एलर्जी या एक्जिमा प्रोन है, तो आप उन्हें डिस्पोजेबल डायपर्स दे सकते हैं जो केमिकल फ्री और फ्रेग्रेंस फ्री होंगे, या फिर क्लॉथ डायपर्स जिनमें ब्रीदेबल लाइनर्स होते हैं। तो जब डायपर केयर की बात चल रही है, तो बहुत सारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों की स्किन को ड्राई रखने के लिए टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ये आज के जमाने की सबसे बड़ी मिस्टेक है जो पेरेंट्स करते हैं। अपने बच्चों को टैल्कम पाउडर में नहीं डुबाना है। वो पार्टिकल्स जो टैल्कम पाउडर में होते हैं वो आपके बच्चों की लंग्स में अब्सॉर्ब होके उनकी स्किन में रहते हैं। ये इस जनरेशन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, टैल्कम पाउडर्स इस्तेमाल करना। टैल्कम पाउडर के जो पतले पतले छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बच्चे अब्सॉर्ब करते हैं अपने लंग्स के अंदर, और वो उनके लंग्स के अंदर परमानेंटली रहते हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि टैल्कम पाउडर आपके बच्चे के डायपर एरिया को ड्राई रखेंगे और भर भर के वहां पे हम टैल्कम पाउडर लगाएंगे क्लाउड बर्स्ट की तरह। ये सब आपके बच्चों के लंग्स के लिए बहुत हार्मफुल है। इतने सारे बच्चे जो इन टैल्कम पाउडर के पार्टिकल्स को इनहेल करते हैं, उन्हें एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें वीजिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं, और लॉन्ग टर्म टैल्क एक्सपोजर से परमानेंट लंग डैमेज के चांसेस भी बढ़ते हैं, जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। आप खुद ही इमेजिन कीजिए, जब कभी आटा छानना हो और हवा आ जाए या पंखा चल जाए तो पूरा आटा आपके थ्रोट को ब्लॉक कर देता है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम देता है। तो बेचारे बच्चे को हम क्यों पाउडर में डुबाते हैं? तो पाउडर्स अपने बच्चों के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप अपने बच्चों का डायपर चेंज करते हैं या उनकी पूप या पी को क्लीन करते हैं, तो एक गीले कॉटन क्लॉथ से कीजिए। उसके बाद उसे ड्राई करने के बाद, अच्छे से पैड ड्राई करने के बाद उन्हें सिर्फ डायपर पहना देना है। आप सोचते हैं कि टैल्कम लगाने से जो है वो स्किन ड्राई रहती है, बल्कि एक गलत कंसेप्ट है। अगर वहाँ पे थोड़ी भी नमी है और आपने टैल्कम पाउडर लगाया तो एक स्टिकी पेस्ट बनता है, जिससे बच्चों के जो ऑयल ग्लैंड्स हैं या स्वेट ग्लैंड्स हैं वो क्लॉग होते हैं। इसके साथ ही टैल के जो पतले पार्टिकल्स हैं, जब उसे डायपर के अंदर आप यूज करते हैं तो वो आपकी बच्चों की स्किन पे बार बार रब करके उनकी स्किन को इरिटेट करते हैं। उसी तरह जिस तरह आप अगर गीले हाथों पे आटा लगा दे तो वो चिपचिप पेस्ट की तरह बन जाता है, ये सेम चीज होती है जब आप प्राइवेट पार्ट्स में मॉइस्चर वाले एरिया पे टैल्कम पाउडर लगाते हैं। दूसरा, बहुत ही कॉमनली अवेलेबल टैल्कम पाउडर्स में एस्बेस्टोस की मात्रा पाई गई थी। इसके कारण बहुत बड़े बड़े लॉसूट्स भी कंपनीज ने लूज किए हैं। ये एस्बेस्टोस भी अगेन आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब होता है और ये लंग और ओवेरियन कैंसर करवा सकता है। हाँ, कुछ कॉस्मेटिक ग्रेड टैल्कम पाउडर्स आते हैं जो एस्बेस्टोस फ्री हैं, फिर भी इनके पार्टिकल्स अब्सॉर्ब हो सकते हैं आपकी लंग से। इनफैक्ट 2018 में जॉनसन एंड जॉनसन को $4.8 बिलियन पे करने पड़े एक वुमन को जिसको ओवेरियन कैंसर हुआ बिकॉज ऑफ टैल्क एक्सपोजर। और 2020 में जॉनसन एंड जॉनसन ने अपना टैल्कम पाउडर यूएस और कनाडा में बेचना बंद कर दिया है, लेकिन इंडिया में ये अभी भी मिलता है। तो अगर पाउडर यूज नहीं करें तो बच्चे के नैपी एरिया को ड्राई कैसे रखना है? आप कुछ ऑल्टरनेटिव पाउडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्न स्टार्च पाउडर। इसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है और ये लंग में अब्सॉर्ब नहीं होता है। दूसरा है एरो रूट पाउडर, जो जेंटल है, सॉफ्ट है, बेबी के स्किन को ड्राई रखता है। आप कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफी इजीली अवेलेबल होता है, सूदिंग होता है टू योर स्किन और ये भी मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है। और फाइनली जिंक ऑक्साइड क्रीम्स या पेस्ट अवेलेबल है डायपर रैश क्रीम्स के फॉर्म में, जो एक पेस्ट बनाती है जिससे मॉइस्चर आपकी बेबी की स्किन को इरिटेट नहीं करता है और आपकी बच्चे का नैपी एरिया ड्राई रहता है। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल आप कोई भी डायपर चूज कीजिए, हर 2 से 3 घंटे में बच्चे का डायपर बदलना है। उसे एक डायपर फ्री टाइम दिन में जरूर देना है, जब आप बच्चे को एक ड्राई शीट पे छोड़ सकते हैं विदाउट एनी डायपर। और साथ ही में अगर आपको कोई रैश क्रीम यूज करनी है तो जिंक ऑक्साइड बेस्ड रैश क्रीम्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नैपी एरिया को लेकर, वो है कि क्या हमें बेबी वाइप्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। कई ओल्ड जनरेशन के पेरेंट्स कहते हैं कि हमें क्लॉथ का यूज करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे बेबी को क्लीन करना चाहिए। और कुछ न्यू जनरेशन पेरेंट्स हैं जिनके लिए डायपर चेंजिंग विदाउट यूजिंग डिस्पोजेबल वाइप इज मिशन इम्पॉसिबल। तो क्या ये सेफ है? इनमें से क्या आप यूज कर सकते हैं क्या नहीं, आइए ये समझ
समझते हैं। तो बेबी वाइप्स बिल्कुल सेफ है अगर उन्हें सही तरीके से चूज किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे वाइप्स है जिनमें हार्श केमिकल्स होते हैं जो आपकी बेबी की सेंसिटिव एरिया को बार बार रेड करते हैं, इरिटेट करते हैं, एक्जिमा डेवलप करवाते हैं। तो हमेशा आपको वाटर बेस्ड वाइप्स का इस्तेमाल करना है और कोई भी वाइप जिस पे फ्रेग्रेंस फ्री लिखा हो सिर्फ वही इस्तेमाल करनी है। अगर बच्चे को ऑलरेडी डायपर रैश है तब वेट वाइप्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। सॉफ्ट कॉटन बॉल्स और वाटर का इस्तेमाल करना है टू क्लीन द नैपी एरिया। अनसेंटेड बेबी वाइप्स का इस्तेमाल नहीं करना है। इसका मतलब कि इतनी फ्रेग्रेंस है कि एक फ्रेग्रेंस को छुपाने के लिए दूसरी फ्रेग्रेंस डाली गई है, तो उसमें सेंट नहीं है बट उसमें फ्रेग्रेंसेस भर भर के हैं, उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आप ऐसे वाइप्स चूज कीजिए जिसपे हाइपो एलर्जेनिक लिखा हो और जनरली वो कॉटन मेड होंगे या बैम्बू शूट से मेड होंगे, तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं बेबी के नैपी एरिया के लिए। अगर वाइप्स में एलोवेरा या विटामिन ए है तो वो और हाइड्रेटिंग होंगे, लेकिन कोई और इंग्रेडिएंट जैसे कि कैमोमाइल या जैस्मिन जनरली फ्रेग्रेंसेस होती हैं और वो बेबी वाइप्स में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको सुपर सेफ रहना है या बच्चा दिन भर घर पे ही रहता है तो इट इज बेस्ट टू यूज ल्यूकवार्म वाटर एंड कॉटन बॉल्स टू क्लीन एंड ड्राई द नैपी एरिया। वाइप्स आप सिर्फ इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। फाइनल स्टेप है बेबी के स्किन केयर में कि क्या बच्चों को सनस्क्रीन लगानी चाहिए। तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी रेकमेंड करता है कि कोई भी बच्चा जो 6 महीने से ऊपर है उनके लिए सनस्क्रीन लगाना सेफ है और जरूरी है, स्पेशली अगर आप उनको धूप में बाहर ले जाते हैं, आप उन्हें पार्क ले जाते हैं, कोई वेकेशन पे ले जाते हैं, बीच पे या माउंटेन्स पे, तब बच्चों की स्किन को, डेलिकेट स्किन को सन बर्न होने से रोकने के लिए सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। बच्चा अगर 6 महीने से छोटा है तो उसके लिए आप फिजिकल सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप उन्हें हैट पहना सकते हैं, उनके स्ट्रोलर का जो हुड है उसे हमेशा कवर रख सकते हैं। आप बच्चों को शेड में रखिए जब आप उन्हें बाहर ले जाते हैं। डायरेक्ट सन एक्सपोजर अवॉइड करना है। 6 महीने के बाद आप एक फिजिकल या मिनरल बेस्ड या केमिकल फ्री सनस्क्रीन अपने बच्चों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सनस्क्रीन में जनरली जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, केमिकल फिल्टर्स नहीं होते हैं जो बेबी की स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। मिनिमम एसपीएफ जो बच्चों की सनस्क्रीन में होना चाहिए वो है SPF 30। अब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ मदर से पूछा कि उनके कोई मिथ्स या डाउट्स है बेबी स्किन केयर को लेकर, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे सवाल भेजे जिसने मुझे भी शॉक कर दिया। तो मैं कुछ कॉमन मिथ्स आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। उनमें से पहला है कि बच्चे का रंग गोरा करने के लिए उसकी दादी कहती है बेसन लगा दो। तो बच्चे का जो रंग है वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। जब बच्चा बॉर्न होता है कुछ दिनों में उसका कलर चेंज होता है और जब वो बड़े होते हैं उनका कलर थोड़ा सा और डिफरेंट होता है। तो बेसन या हल्दी लगाने से बच्चे का रंग साफ नहीं होगा। दूसरा है कि मस्टर्ड ऑयल लगाने से बाल घने होते हैं। बच्चों के डेलिकेट स्किन के लिए सबसे सेफ है कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल बच्चों पे नहीं लगाना है। ये सब उनकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं और मस्टर्ड ऑयल इस मौसम में, गर्मी के मौसम में हीट रैश भी करवा सकता है। तीसरा, बच्चे के मुंडन करवाने से उसके बाल जो है वो और घने आएंगे। तो अगेन ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि उनके बाल कैसे आएंगे। बच्चों के जो पहले सॉफ्ट स्मूथ हेयर होते हैं वो पूरे धीरे धीरे साइकिल चेंज होके गिरते हैं और फिर उनके नेचुरली मोटे बाल आते हैं। इसका मुंडन से कोई लेना देना नहीं है। चौथा, बच्चे को नजर से बचाने के लिए आंखों पे काजल लगाना। काजल में जनरली एक डाई होता है जिसे हम PPD कहते हैं और वो काफी एलर्जेनिक होता है और अगर आप वो बच्चों में लगाते हैं तो धीरे धीरे वो उनकी म्यूकस लाइनिंग या आंख की लाइनिंग से ऑब्जॉर्व होता है। तो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि न्यूबॉर्न की स्किन केयर कैसे करनी है। सबसे पहले नहाने की बात करें तो हफ्ते में 2 से 3 बार नहलाना है 10 मिनट के लिए कुनकुने पानी से। ऑयलिंग के लिए आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फ्रेग्रेंस वाला या एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है। बच्चों की कोम्बिंग के लिए व्हाइट टूथ ब्रशेस या सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रशेस आते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए क्योंकि उनकी स्किन बहुत डेलिकेट होती है। तो ये थे कुछ टिप्स बेबी की स्किन केयर को लेके। इसमें मैंने वो सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है जो जनरली नए मदर्स मेरे पास लेकर आती हैं। अगर इसके बावजूद न्यूबॉर्न स्किन केयर को लेकर आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही ऑथेंटिक स्किन और हेयर केयर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी किसी और यूट्यूब वीडियो में विद मोर इन्फॉर्मेशन ऑन स्किन एंड हेयर केयर।